तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक क्वेश्चन हमारे कंप्लीट कर लिए थे। आज वाली वीडियो से हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 51 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 51 देखना। 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाए गए हैं। वह गांव कौन सा है? आपका आहड़। यानी कि आहड़ सभ्यता में आपके जो है 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के पास गांव में, मतलब एक गांव में पाए गए हैं। यह सभ्यता आज से लगभग 4000 वर्ष प्राचीन है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने आहड़ सभ्यता का चलो ठीक है, आहड़ सभ्यता का जो है समृद्ध काल 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक जो है माना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर ये 51 हमारा हो गया। लेज़र पॉइंटर से थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। चलो, कौन सा राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? गिलुंड, ओजियाना, बालाथल और लोथल। तो गिलुंड, ओजियाना, बालाथल आप पढ़ते हो, लेकिन लोथल अपने नहीं है, तो लोथल होना चाहिए इसका आंसर। तो आंसर क्या है इसका? 4th ही है, लोथल। तो क्वेश्चन नंबर 52 कंप्लीट। अगला है, कौन सा कथन सही है? सही बताना है। इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, कौन सा कथन सही है? ठीक है, गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है, बिल्कुल है। बैराट एक ग्राम्य संस्कृति केंद्र था, ये नहीं है। बैराट आगे पढ़ेंगे अपन। कालीबंगा लोह युग संस्कृति का एक उदाहरण था, ये भी नहीं है। आहड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना तथा ताम्रवस्तु में बनाना था। 4th होना चाहिए। ठीक है, ओके, चलो। तो आहड़वासी चावल से परिचित थे। अब ये चावल वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है? क्योंकि ये चावल को रिलेट करके बहुत बार पूछ लेता है। आहड़वासी जो है ताम्र धातु कर्मी थे, यानी कि तांबे से बनी हुई धातुओं को निर्माण करते थे। यहाँ ताम्र उपकरण, बर्तन, काले व लाल रंग के मृद भांड आदि प्राप्त हुए हैं। आहड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना, ताम्र वस्तुएं बनाना था। यानी कि तांबे के अयस्क को बनाते भी थे और तांबे की वस्तुओं को भी बनाते थे। आहड़ में भट्टी नुमा चूल्हा मिला है, जिससे माना जाता है कि यहाँ तांबा पिघलाया जाता था। ठीक है, आहड़वासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। यहाँ से प्राप्त मकानों की दीवारें पत्थर की, मिट्टी, मतलब दीवारें पत्थर और मिट्टी की बनी हुई है, जिनकी छत बांस और केलू से बनी होती थी। ठीक है, आहड़वासियों के घरों की छतें बांस और केलू से बनी हुई होती थी। और आहड़वासी ताम्र धातु कर्मी थे। आहड़वासी चावल से परिचित थे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना आप। उसके बाद चले हम आहड़ सभ्यता के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। कथन दे रखे हैं इसमें, और सही कथन पूछा है आपसे कि सही कथन कौन कौन से हैं। RS का क्वेश्चन है ये, RS एग्ज़ाम में आया हुआ 2021 का। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, बिल्कुल जानते थे, अभी पढ़ के आए अपन ऊपर। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, मैंने अभी ऊपर लिखा है चावल से परिचित थे, तो वो इसीलिए लिखा है। ठीक है ना, क्योंकि चावल से परिचित थे क्वेश्चन। ये कथन क्या हो गया? गलत हो गया। ये वाला कथन क्या हो गया? गलत हो गया। अब देखो, जिसमें सेकंड ऑप्शन है ना, वो सारे गलत हैं। ये गलत है और थर्ड वाला गलत है। तीसरा और चौथा देखो, धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं, जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई है। तो काले लाल रंग के मृदभांड तो मिले हैं, लेकिन ज्यामितीय आकृतियाँ नहीं। मेरे हिसाब से धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट ऑप्शन सही होना चाहिए इसका। ठीक है, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ओनली सेकंड वाला गलत है। ठीक है, तो ये चावल वाली बात के लिए कंफ्यूज करके रखता है आपको। अब चावल वाली बात ये इसलिए करवाता है क्योंकि कालीबंगा सभ्यता जो थी ना, अपन ने पढ़ी थी, वो कालीबंगा सभ्यता चावल से परिचित नहीं थी, जबकि आहड़ सभ्यता जो थी वो चावल से परिचित थी। कालीबंगा सभ्यता में मैंने 5 फसलें आपको बताई थी, वो 5 फसलों से वो परिचित थे, परंतु चावल से परिचित नहीं थे। जबकि आहड़ सभ्यता के लोग जो थे चावल से परिचित थे। ठीक है, परिचित थे यानी कि खेती करते थे, खाते थे। ठीक है, और आगे चले हम। क्वेश्चन नंबर 54 हो गया। क्वेश्चन नंबर 55, आहड़ को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता था।
क्योंकि बड़ी संख्या में तांबे के औजार उपकरण मिले हैं। घर बनाने के लिए धूप में पकी हुई ईंटों का उपयोग होता है। जली हुई ईंट का निर्माण पाया गया। सीधा सा दिख रहा हो तो बड़ी संख्या में तांबे के औजार और उपकरण मिले हैं। ठीक है, या एक फोर्थ ऑप्शन भी होगा। हाँ ठीक है, फर्स्ट ही था सही आंसर। उसके बाद देखें हम क्वेश्चन नंबर 50। छुप गया। चलो, आहड़ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी। नींव तो आप जानते हो ना, नींव भरते हैं अपन, तो वो ईंटों की तो होती नहीं, ईंटें तो वैसे भी कच्ची होती है। तो और पहले तो वैसे मिट्टी की ईंटें होती थी जिनको धूप में पकाया जाता है या धूप में सुखाया जाता था। अगर मिट्टी ही अगर अपन नींव में डाल देंगे तो फिर वो तो वैसे ही कच्चा हो जाएगा मकान, तो वो पत्थर डालते थे नींव में। तो ये सेकंड ऑप्शन क्या होगा? गलत हो जाएगा। मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है, वो तो टूट गए। आड़वासी दीवारों एवं नींवों को मजबूत एवं सौंदर्ययुक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्ट्ज के टुकड़े एवं चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो ये करते थे। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो गया आपका? गलत, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया आपका? सेकंड ऑप्शन। अब सेकंड ऑप्शन में और क्या क्या है देखो। आहड़ के भवनों की नींव काला पत्थर, शिष्ट पत्थर एवं भवन की दीवारें धूप में सुखाई गई ईंटों व पत्थरों से निर्मित थी। तांबे के उपकरणों की प्रचुरता के कारण इसे प्राचीन काल में ताम्र नगरी कहा जाता था। आहड़ को ताम्र नगरी कहते थे। ठीक है, और जबकि गणेश्वर को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं। ये भी थोड़ा सा सिमिलर सा है, तो इसको ध्यान रखना। गणेश्वर ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, आहड़ ताम्र नगरी। यहाँ अनाज रखने के बड़े भांड भी मिले हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरे और कोटे कहा जाता था। आहड़ के विशिष्ट आकृति के बर्तनों को ब्लैक एंड रेड वेयर, काले व लाल रंग के मृदभांड कहा जाता है। ठीक है, अनाज रखने के बड़े मृदभांड जिन्हें गोरे बंकोट कहा जाता था किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए? आहड़ से प्राप्त हुए। अभी अपने ऊपर पड़ा है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 58। 58 में क्या है क्वेश्चन नंबर में? राजस्थान में लौह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति में प्राप्त हुए हैं? लौह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य तो गेरुए रंग की मृदभांड संस्कृति, काले और लाल रंग की मृदभांड संस्कृति, चित्र सलेटी रंग का मृदभांड संस्कृति, उत्तरी काली चमकीली मृदभांड संस्कृति। तो इसमें होना चाहिए सेकंड, काले और लाल रंग की मृदभांड संस्कृति, जो अभी अपन पढ़ रहे हैं आहड़। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैंने स्टार इसलिए लगाया है क्योंकि ये इस तरह से भी पूछ सकता है, थोड़ा सा क्रिटिकल लैंग्वेज देके। लौह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं अपने काले एवं लाल रंग की मृदभांड संस्कृति, जो कि है आहड़ में। ठीक है, लौह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं आहड़ संस्कृति से। ऐसे ध्यान रखना, इस लाइन को ध्यान रखना। लौह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य आहड़ संस्कृति से मिले हैं। ठीक है, कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? चावल संबंधित है, तांबे की वस्तुएं हैं, कृष्ण लोहित मृदभांड है, जबकि चित्रित धूसर मृदभांड संबंधित नहीं है आहड़ से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी, ये भी थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट की श्रेणी में रखा जा सकता है, क्योंकि ये सेकंड ग्रेड में एक बार इसने उलझा के पूछा था इस तरह का क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा मैं इंपॉर्टेंट की श्रेणी में डाल रहा हूँ मेरे लिए। ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लेना। कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? तो चित्रित धूसर मृदभांड जो है आहड़ से संबंधित नहीं है, जबकि कृष्ण लोहित मृदभांड हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 60। चलो, ये मैंने थोड़ा सा एक लाइन लिखी हुई है यहाँ पर, थोड़ी सी याद रख लेना। लाइव स्टॉक असिस्टेंट 2016 ये एक पेपर था, उसमें क्वेश्चन पूछा होगा, तो मैंने उस क्वेश्चन को वहाँ से उठाकर ये ऐसी कैसी लाइन जो है आपके लिए यहाँ लिखी थी। राम सेकाश्म और स्फटिक नामक पाषाणकालीन उपकरण कौन सी सभ्यता में मिले हैं? आपके आहड़ सभ्यता में मिले हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ऐसी कैसी लाइन। कौन सा? एक तो राम सेकाश्म, ठीक है, और स्फटिक नामक पाषाणकालीन उपकरण। कौन से काल का है ये? पाषाण काल के उपकरण हैं, जो कि कौन सी सभ्यता से मिले हैं? आपके आहड़ सभ्यता से मिले हैं। लाइव स्टॉक असिस्टेंट 2016 के एग्जाम का एक क्वेश्चन है। और मध्यकालीन स्फटिक उपकरण कौन से उसमें मिलते हैं? अपने मध्यकालीन स्फटिक उपकरण मिलते हैं आपके तिलवाड़ा, बाड़मेर और बागौर भीलवाड़ा से।
पाषाणकालीन तो कहाँ से मिले हैं, आहड़ से, और मध्यकालीन स्फटिक उपकरण मिलते हैं आपके तिलवाड़ा और भागोर सभ्यता से। ठीक है, ये बस ऐसे याद रख लेना, क्वेश्चन था इसमें, नहीं था इस वाली बुक में, तो मैंने ये वहाँ से लिखा था। चलो अगला है क्वेश्चन नंबर 60 यानी कि 60। लाल काले मृदभांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र कौन सा था, आहड़ था। लाल काले मृदभांड, ठीक है। आहड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है, तो आहड़ को मानते हैं अपन लाल काले मृदभांड की संस्कृति का प्रमुख केंद्र। क्वेश्चन नंबर 62, कौन सी फसल का उत्पादन आहड़ में नहीं होता था, तो आहड़ में चावल का होता था। ठीक है, गेहूँ, बाजरा और जौ, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए इसमें गेहूँ, जी नहीं, ये हुआ था आपका क्वेश्चन डिलीट। कालीबंगा सभ्यता वाले चावल का उपयोग नहीं करते थे। ठीक है, तो कौन सी फसल का उत्पादन आहड़ में नहीं होता था। ठीक है, ये क्वेश्चन डिलीट हुआ ही है। आहड़ सभ्यता के लोग जो है गेहूँ का उपयोग करते थे, ज्वार का उपयोग करते थे और चावल का उपयोग करते थे। गेहूँ, ज्वार और चावल का उपयोग जो है आहड़वासी करते थे। आहड़ सभ्यता के लोग गेहूँ, ज्वार, चावल, गेहूँ, ज्वार, चावल, 3 चीज़ें याद रखनी है, गेहूँ, ज्वार और चावल, गेहूँ, ज्वार और चावल, गेहूँ, जौ, चावल। बाजरे का नहीं करते थे, वैसे इसने जौ दे रखा है। ठीक है, तो गेहूँ, आपका तो मुद्दे की बात यह है, गेहूँ, ज्वार और चावल 3 खाद्यान्नों का उपयोग करते थे आहड़वासी, सीधी सी बात है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है, तो इसमें आएगा आपका लेपिस लाजुली। लेपिस लाजुली नाम का जो है एक पत्थर मिला था, एक प्रकार का पत्थर मिला था जो कि ईरान में भी प्राप्त हुआ है, यानी कि वो ईरान में भी मिला है और यहाँ भी मिला है, यानी कि इनके संबंध थे आपके ईरान वासियों से या ईरान से। तो आहड़ जो थी वो ऐसी सभ्यता थी जो कि बाह्य लोगों से भी संपर्क थे उनके, या वो आते होंगे या ये जाते होंगे। ठीक है, उसके बाद है 2 मुँह का चूल्हा और बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा और पेन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई में मिले थे। 2 मुँह का चूल्हा और बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा, जिस पे अपन मसाला बांटते हैं वो वाला सिलबट्टा, और पेन, ये मिला था आपका आहड़ सभ्यता में। ठीक है ना, ये याद रखने उपकरण, मतलब उपकरण कह लो, डेली लाइफ की चीज़ें कह लो, जो भी थी मिली थी। ये 2 मुँह का चूल्हा मिला था बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ। ठीक है, बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ 2 मुँह का चूल्हा मिला था, सिलबट्टा मिला था और पेन मिला था। ठीक है, ये मिला था आपके आहड़ में। तो क्वेश्चन नंबर 64 हो गया। आहड़ के मकानों में 1 से अधिक चूल्हे मिले हैं, 1 से ज़्यादा चूल्हे मिले हैं। यहाँ रसोई में 2 या 3 मुँह वाले चूल्हे तथा बलुए पत्थर के सिलबट्टे प्राप्त हुए हैं। यहाँ घर में एक साथ 6 चूल्हे भी मिले हैं, ये 6 चूल्हे। ठीक है, तो सामूहिक रूप से खाना वाना बनाते होंगे, ये खाते होंगे, मस्त पार्टी वार्टी करते होंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 64। अगला है, आहड़ संस्कृति के लोग निम्नांकित में से किस धातु से परिचित नहीं थे। तांबे से परिचित थे, लोहे से परिचित थे और शायद टिन से भी होंगे, लेकिन चांदी से परिचित नहीं थे, क्योंकि चांदी के आभूषण वगैरह ऐसी टाइप की चीज़ें वहाँ पर नहीं मिली है। तो आहड़ संस्कृति के लोग तांबे से थे, लोहे से और टिन से थे। तो आहड़वासी तांबे के साथ लोहे के उपकरणों का भी प्रयोग करते थे, परंतु चांदी से उनका कोई लेना देना नहीं था। क्वेश्चन नंबर 65। अगला है क्वेश्चन नंबर 66। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह कहाँ पर उपस्थित है। गणेश्वर सभ्यता मिली है आपके नीम का थाना में। देखो इतने सारे एग्जाम्स में पूछा है ये क्वेश्चन, 2nd ग्रेड में पूछ लिया, सीईटी में पूछ लिया, 3rd ग्रेड में पूछ लिया, 2nd ग्रेड मैथ्स में पूछ लिया, महिला पर्यवेक्षक, आर्थिक अन्वेक्षक, कनिष्ठ वैज्ञानिक, सहायक रसायन। तो क्वेश्चन नंबर 66, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष मिले हैं अपने नीम का थाना में। अब देखो गणेश्वर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। गणेश्वर जो है प्राक हड़प्पा और हड़प्पा कालीन एवं ताम्र युगीन स्थल। गणेश्वर जो है प्राक हड़प्पा के भी अवशेष हैं, हड़प्पा काल के भी हैं और ताम्र युगीन भी हैं। यह स्थल सीकर जिले के नीमका थाना में कांतली नदी पर स्थित है। इसका उत्खनन 1977 में रतन चंद्र अग्रवाल, जिसको शॉर्ट में हम RC अग्रवाल भी कहते हैं, और 1978 ठीक है 78-79 में विजय कुमार ने करवाया। RC अग्रवाल और रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार, 2 नाम याद रखने हैं, RC अग्रवाल और विजय कुमार। 77-78 सन याद रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो कोई बात नहीं। लेकिन पहले किसने कराया, रतन चंद्र अग्रवाल, RC अग्रवाल ने, उसके बाद कराया विजय कुमार ने। ताम्रयुगीन संस्कृतियों में सबसे प्राचीनतम, यानी कि ताम्रयुगीन संस्कृतियों में सबसे प्राचीनतम जो है लगभग 2800 ईसा पूर्व
यह स्थल ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। ठीक है, गणेश्वर ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, मैंने आपसे पहले भी बोला था। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी तो है गणेश्वर, और ताम्र संचयी सभ्यता वो थी अपने आहड़। ठीक है ना, ताम्र संचयी थी या ऐसे कुछ एक शब्द था, मैंने ऊपर बताया आपको। यहाँ जून 2006 में खुदाई के दौरान ढेर सारी क्या मिली है, तांबे की वस्तुएं मिली है। ठीक है, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी है आपके गणेश्वर। निम्न में से किस सभ्यता को भारत में सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी यानी कि ताम्र संचयी, ताम्र संचयी में आहड़ को बोल रहा था, लेकिन ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी तो गणेश्वर ही है, और ताम्र नगरी था शायद वो शब्द। ठीक है ना, तो ये याद रख लें आप, तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी ताम्र संचयी सभ्यता गणेश्वर, तो ये हो जाएगी आपके गणेश्वर। भारत में सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, भारत की बात कर रहा है ये, पूरे भारत की। ठीक है ना, तो ये हो जाएगी आपके गणेश्वर। प्रागैतिहासिक स्थल जहाँ से भारी मात्रा में उपकरण प्राप्त हुए हैं, ताम्र उपकरण। कौन से उपकरण? ताम्र उपकरण। तो तांबे के उपकरण कहाँ से मिले? आपके गणेश्वर सभ्यता से मिले हैं। आहड़ से भी मिले हैं, पर आहड़ वाला इसमें नाम नहीं है, तो गणेश्वर। निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यताओं के अवशेष पाए गए हैं? तो कांतली नदी, अभी अपन ने पढ़ी है ऊपर। उसके बाद चलें हम अगले क्वेश्चन। कांतली नदी पर स्थित है कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता। EOR एग्जाम में पूछा गया था। उसके बाद चले गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने करी? RC अग्रवाल और विजय कुमार। ठीक है, तो ये इसने ऐसे तो नहीं पूछा कि विजय कुमार ऑप्शन में दिया भी नहीं है वैसे, तो रतन चंद्र अग्रवाल, RC अग्रवाल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, ये मैंने यहाँ पे लिखा भी है थोड़ा सा। 1977 में तो करी थी RC अग्रवाल ने, और 1978 और 79 में करी थी आपके विजय कुमार ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें हम, क्वेश्चन नंबर 72। गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो गणेश्वर सभ्यता जो है आपके ताम्र और कांस्य युगीन सभ्यता है, अभी अपन ने ऊपर पढ़ा है, तो ताम्र या कांस्य युग आ जाएगा इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 72 कंप्लीट। अगला है, गणेश्वर की खुदाई के संदर्भ में सबसे असत्य कथन का चयन करें। तो असत्य कथन बताना है गणेश्वर सभ्यता से रिलेटेड। गणेश्वर तांबे की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल था, बिल्कुल था। गणेश्वर नीम का थाना में कांतली नदी के स्रोत पर खोजी गई, ये भी सही है। गणेश्वर में राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा की गई खुदाई में लगभग 5000 वर्ष पुरानी संस्कृति प्रकाश में आई। यहाँ हड़प्पा से तांबा प्राप्त किया जाता था। असत्य कथन पूछा है ना इसने। थर्ड होना चाहिए, फोर्थ गलत है। हड़प्पा से तांबा प्राप्त नहीं किया जाता था, तांबा के उपकरण ये खुद ही बनाते थे। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। 5000 वर्ष पुरानी थी ये संस्कृति। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर CET में पूछा था, देख लो ये लास्ट वाले CET में। तो ये CET एग्ज़ाम में भी जो है अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। अच्छे इन द सेंस आपको सोचने पर मजबूर करने वाले, कथन कारण वाले कह लो, या ये बोल दो सत्य असत्य वाले, तो इनमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो ही जाता है। अगला चले अपन क्वेश्चन नंबर 74। किस सभ्यता में मकान और बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? तो गणेश्वर सभ्यता ऐसी सभ्यता थी जिसमें अपने ईंटों का प्रयोग नहीं होता था, जबकि आहड़, कालीबंगा और बेराट अभी अपन ने पढ़ी नहीं है, लेकिन आहड़ और कालीबंगा अपन पढ़ चुके हैं, यानी कि उसमें मकान और बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया जाता था। और ईंटों को क्या करते थे अपन, बनाते थे और धूप में सुखाते थे और उनको काम में लेते थे। तो गणेश्वर में जो है आपकी ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। CET एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद चले हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। गणेश्वर सभ्यता में मकान पत्थर के बनाए जाते थे, ईंटों के उपयोग के प्रमाण नहीं मिले हैं। ठीक है, नहीं मिले हैं तो इम्पोर्टेंट हो गया। यह सभ्यता संस्कृति पूर्वी राजस्थान एवं गंगा घाटी के क्षेत्र में पल्लवित हुई है। ताम्र उपकरणों में बाण मिले हैं, छेनियाँ मिली है, मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। दोहरी पेचदार शिरावली ताम्र पिन मिली है, उस तरह के फलक मिले हैं, अंगूठियाँ मिली है। गणेश्वर में मिट्टी के कपीश वर्णी 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछता है, ये मिट्टी के कपीश वर्णी 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं गणेश्वर सभ्यता में। हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन और लाल चिकनी मिट्टी विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन। इन बर्तनों में मर्तबान, कलश, ढक्कन और हांडी इस तरह के बर्तन मिले हैं। तो इसलिए मैं ऊपर लिखा था इसने हड़प्पा कालीन, पूर्व हड़प्पा कालीन, हड़प्पा कालीन और ताम्रयुगीन सभ्यता है ये अपनी गणेश्वर। उसके बाद चलें, गणेश्वर से प्राप्त मृदभांड किस प्रकार के हैं? तो ये हैं आपके
अभी देखो ऊपर पढ़े हैं अपन ने मृदभांड, गेरिक मृदभांड, चित्र दूसरा मृदभांड, ये हैं आपके गेरिक मृदभांड। ठीक है, स्कूल व्याख्याता में पूछा गया क्वेश्चन है 2022 में। तो डायरेक्ट ध्यान रखना, गणेश सभ्यता से प्राप्त मृदभांड कौन से हैं? गेरिक मृदभांड हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट याद रखो। गेरिक मृदभांड कहाँ से मिले हैं? गणेश्वर गेरिक मृदभांड, गणेश्वर गेरिक मृदभांड गणेश्वर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75, गेरिक मृदभांड गणेश्वर सभ्यता। सुमेलित कौन से नहीं है? बागोर सूक्ष्म पाषाण उपकरण कालीबंगा में दुर्गीकरण मिला है, पढ़ चुके हैं अपन बागोर, देखते हैं आगे आएगी। उसके बाद गणेश्वर काले चमकीले मृदभांड बैराठ में बौद्ध विहार। तो इसने लिखा है गणेश्वर में काले चमकीले मृदभांड तो नहीं मिले हैं, मिट्टी के कपीशवर्णी मृदभांड मिले हैं, या कह लो कपीशवर्णी को इसने बोला है गेरिक मृदभांड भी मिले हैं। गेरिक दोनों शब्द आ जाएंगे, मिट्टी के कपीशवर्णी मृदभांड बोल दो या गेरिक मृदभांड, कहाँ मिले? गणेश्वर सभ्यता में। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 76। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 के बाद चलें हम क्वेश्चन नंबर 77। बैराठ प्राचीन काल में राजधानी थी। बैराठ किसकी राजधानी थी? अब ये सभ्यता थोड़ी सी हो गई कंप्लीट, गणेश्वर, अब आ गए अपन बैराठ सभ्यता। बैराठ प्राचीन काल में किसकी राजधानी थी आपके? ये थी आपके मत्स्य राज्य की। तो प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर, जिसको वर्तमान में बैराठ कहते हैं, कोटपुतली बहरोड जिले में है, में बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी तथा महादेव जी की डूंगरी आदि स्थानों पर उत्खनन कार्य प्रथम बार दयाराम साहनी द्वारा 1936-37 में। बैराठ सभ्यता का उत्खनन कार्य 36-37 में मतलब सर्वप्रथम कराया आपके दयाराम साहनी द्वारा 36-37 में। उसके बाद पुनः 62-63 में नीलरत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित। तीन नाम है, दयाराम साहनी, नीलरत्न बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित। सर्वप्रथम कराया दयाराम साहनी 36-37, 62-63 में नीलरत्न बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित ने। यह सभ्यता बाणगंगा नदी के मुहाने पर विकसित हुई। ठीक है, कौन सी सभ्यता? बैराठ सभ्यता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। बैराठ से संबंधित नहीं है, भीम जी की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी, बीजक की पहाड़ी, राव जी की पहाड़ी। भीम जी की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी और बीजक की पहाड़ी जो है आपके बैराठ सभ्यता से संबंधित है। तो ठीक है, ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा सही आंसर? जो है राव जी की पहाड़ी संबंधित नहीं है बैराठ सभ्यता से। दयाराम साहनी, नीलरत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित बैराठ सभ्यता पर पढ़ के आए हैं अपन। अगले क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन है अगला, बीजक की पहाड़ी मौर्यकालीन स्तूप चैत्य का एक खंडर है, जिसका निर्माण बारी बारी से लकड़ी के 26 स्तंभों तथा ईंट के चूने के पत्थर से प्लास्टर किए हुए पैनलों से हुआ था। यह कहाँ स्थित है? ये तो है बैराठ में, ऊपर पढ़ चुके अपन। ठीक है, आंसर तो हो गया अपना बैराठ, पर इसको थोड़ा सा और अच्छे से याद रख लेंगे। क्या याद रख लेंगे? कि जो बीजक की पहाड़ी है ना, ये इसने तो दे दिया बीजक की पहाड़ी, अब ये ऐसे भी पूछ सकता है कि मौर्यकालीन स्तूप चैत्य का एक खंडहर है, जिसका निर्माण बारी बारी से लकड़ी के 26 स्तंभों तथा ईंट के चूने के पत्थर से प्लास्टर किए हुए पैनलों से हुआ है। यानी कि डायरेक्ट ऐसे पूछ सकता है ये कि मौर्यकालीन स्तूप चैत्य का एक ऐसा खंडहर है जिसका निर्माण बारी बारी से लकड़ी के 26 स्तंभ तथा ईंट के चूने के पत्थर से प्लास्टर किए हुए पैनलों से हुआ। तो ऐसा कौन सा मौर्यकालीन स्तूप चैत्य का एक खंडहर ये कहाँ पर है, ऐसा पूछ सकता है ये। तो ये आपके बीजक की पहाड़ी में है। या ऐसे भी पूछ सकता है कि ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ मौर्यकालीन स्तूप चैत्य का खंडहर वगैरह, तो ये किस सभ्यता से संबंधित है। यानी कि इसने आगे लिख दिया बीजक की पहाड़ी, अगर ये बीजक की पहाड़ी नहीं लिखता ना तो क्वेश्चन कठिन हो जाता, काफ़ी कठिन हो जाता। तो अगर ये ऐसा पीछे वाला भी देता है, ये पीछे वाला मौर्यकालीन स्तूप चैत्य का एक खंडहर इस प्रकार से, तब भी अपन को क्या लगाना है, बैराठ सभ्यता लगानी है। तो इसको भी याद रखना है। तो ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। मौर्यकालीन स्तूप चैत्य का एक खंडहर है, ठीक है, जिसका निर्माण बारी बारी से लकड़ी के 26 स्तंभ जो भी है ये, ठीक है। तो ये हो गया अपने आज के 30 क्वेश्चन। 51 से स्टार्ट करे थे हमने, 80 हो चुके हैं। तो मिलते हैं आगे की वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। ये लगभग आपके
इस टॉपिक के आई थिंक 180 के समथिंग क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। तो वो 180 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे हम। उसके बाद एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स या टाइप जो भी होगी डिटेल्स जो अपने को डायरेक्ट लास्ट में देखनी होगी, वो भी मैं उसकी एक इसी PDF में ऐड कर दूंगा लास्ट में। और उसके अलावा एक सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होने के बाद एक फ़ास्ट रिवीजन करेंगे हम। जैसे अभी अपने लगभग एक वीडियो हो जाती है 25-30 मिनट की, तो फास्ट रिवीजन करेंगे उसमें लगभग 25-30 मिनट, कोशिश करूँगा 25-30 मिनट में हो जाए रिवीजन। फर्स्ट बार में थोड़ा टाइम तो लगेगा, शायद घंटा भर भी लग जाए, तो वो एक फ़ास्ट रिवीजन करेंगे। फिर उसके बाद जो सेकंड वाला रिवीजन करेंगे अपन, या उसके बाद एक और कर लेंगे, तो वो जो अगला रिवीजन जब भी होगा तो फिर वो कम टाइम में होगा, ठीक है ना। तो फिर जब अगला टॉपिक पे चले जाएंगे तो फिर वापस रिवीजन करेंगे, तो सिर्फ वही चीज़ों को देखेंगे जो बिल्कुल मैंने हाईलाइट करी है। हाईलाइट तो काफ़ी सारा कर रखा है, लेकिन जो स्टार बना के क्वेश्चन लगा रखे हैं अपन ने वो देख लेंगे, और हल्की हल्की चीज़ें देख लेंगे, तो क्विक रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं आगे की वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। अभी अपने क्वेश्चन नंबर 80 तक कंप्लीट किए हैं। टिल देन बाय बाय।